स्वस्थ रहने की सबसे अच्छी दवा है हमेशा मुस्कुराते रहिए। हम सभी के जीवन में मुस्कुराहट ऐसे ही बने रहे, इसी कामना के साथ आप सभी का तहे दिल से स्वागत है आपके अपने बेहद ही खास कार्यक्रम बिहार बिहान में। और आज की सुबह मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त और होस्ट शक्ति। दर्शकों, माना जाता है कि हमें अपने शरीर की हिफाजत धन से भी ज़्यादा करनी चाहिए, क्योंकि शरीर बिगड़ने पर यह धन भी इसकी हिफाजत नहीं कर पाता। लेकिन दर्शकों, अमूमन देखा जाता है कि आज के समय में हम पैसे कमाने में इतने व्यस्त हैं कि हमारी ज़िंदगी की जो सबसे बड़ी पूंजी है हमारा स्वास्थ्य, उसे भी हम नज़रअंदाज कर बैठते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। बेशक दर्शकों, हमारे जीवन में विद्या की, धन दौलत की, ऐशो आराम की ज़रूरत है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है हमारा स्वास्थ्य, जिसके साथ हर चीज़ें अच्छी लगती है, जिसके बिना हर चीज़ बेकार लगती है। क्योंकि बुरा स्वास्थ्य हमारे लिए अड़चने लाता है, परेशानियां लाता है, जिससे हमारे पास हर चीज़ होते हुए भी हम खुश नहीं रह पाते। वहीं अच्छा स्वास्थ्य हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लाता है। शायद इसीलिए अच्छे स्वास्थ्य को महावरदान कहा जाता है। इसीलिए स्वस्थ रहें, खुश रहें, सफल रहें। और अगर बात करें अपने मस्तिष्क को स्वस्थ रखने की, तो कहते हैं कि इसका सबसे अच्छा उपाय है कि आप अच्छी बातें, अच्छे विचार एक दूसरे के साथ साझा करें। तो चलिए आज के दिन की भी शुरुआत करते एक अच्छे से सुंदर से विचार को साझा करते हुए, जिसे महात्मा गांधी जी ने कहा है। और देखते हैं आज का अनमोल वचन। महात्मा गांधी ने कहा था, व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित प्राणी है। वह जो सोचता है वही बन जाता है। दर्शकों, कहते हैं कि ईटिंग एन एप्पल एवरी डे कीप्स द डॉक्टर अवे। ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी, वी शुड डू एक्सरसाइज रेगुलरली, अर्ली टू राइज एंड अर्ली टू बेड मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। दर्शकों, ऐसी कई कथन, ऐसी कई बातें हैं जो हम सभी जानते हैं, समझते हैं, उसकी महत्ता को भी जानते हैं, लेकिन फिर भी किन्हीं कारणों से हम हमेशा या तो मानसिक हो चाहे या शारीरिक पीड़ा से हमेशा ग्रसित रहते हैं। वो कौन कौन सी आदतें हैं, वो कौन कौन से कार्य हैं जिसके ज़रिए ये सारी परेशानियां दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। मेडिकल साइंस के ज़रिए हम खुद को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, इन तमाम विषयों पर आज हम बड़े ही विस्तार से बातचीत करेंगे। और इन बातों पे विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे बीच मौजूद है हमारे बेहद ही खास मेहमान। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। हमारे बीच मौजूद है पटना जर्नल ऑफ मेडिसिन के मुख्य संपादक व इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बिहार ब्रांच के एक्शन कमेटी का कन्वीनर डॉक्टर अजय कुमार। अजय जी, आपका तहे दिल से स्वागत है हमारे कार्यक्रम बिहार बिहान में। अजय जी, क्यों ना शुरुआत शुरू से की जाए। सबसे पहले आपके अजय कुमार से डॉक्टर अजय कुमार बनने के सफ़र के बारे में जानना चाहूँगी। इसकी शुरुआत कैसे और कहाँ से हुई? देखिए, मेरा घर एक एजुकेशनिस्ट का घर था और मेरे 5 भाई और 2 बहन हैं। तो मेरे पिताजी एजुकेशनिस्ट थे और उनकी शुरू से ही इच्छा थी कि हम अपने कुछ बच्चों को डॉक्टर बनावें, क्योंकि हमारे परिवार पर डॉक्टरों का बहुत ही बड़ा ऋण था। हमारी माँ कई बार बची डॉक्टरों के सहयोग से। तो मेरे पिताजी शुरू से ही, अब मेरे 8वीं कक्षा में मेरा निर्णय हो चुका था और मेरा भी मन था कि मैं डॉक्टर बनूं। तो 8वीं से ही मैं बायोलॉजी जो है उसमें शुरू हो जाता था 8वीं में ही, और मैं बायोलॉजी पढ़ने लगा। और 1966 में मैं बहुत अच्छे नंबरों से मैं हायर सेकेंडरी का एग्जामिनेशन पास किया और मुझे सीधा एडमिशन पटना मेडिकल कॉलेज पटना में हुआ। उसके बाद वहीं से मैंने MBBS किया, वहीं से मैंने MD जनरल मेडिसिन की। और उसके बाद मैं शुरू से ही मेरा ओरिएंटेशन था और मैं सरकारी सेवा में आया। और गाँव में लगभग 45 वर्षों से अभी भी और आज भी 73 वर्ष होने के बाद भी रोज़ मैं यहाँ से 40 किलोमीटर दूर गांव जाता हूँ। पहले रहता था वहाँ और जा कर के वहाँ ही काम करता हूँ। जी सर, आप जैसे कि सर आप इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बिहार ब्रांच में एक्शन कमेटी के कन्वीनर के पद पर पदस्थापित है। सबसे पहले चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि वर्तमान समय में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन किन उद्देश्यों के साथ कार्य करे और इसकी क्या कुछ कार्य प्रणाली है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन लगभग 96 वर्ष पुरानी संस्था है और इस संस्था का मकसद डॉक्टरों के अधिकारों, प्रतिष्ठा
आदि का तो निश्चित तौर से संरक्षण है। उसके अलावा इसका मकसद आम जनता तक स्वास्थ्य सेवा को सुलभ करना, क्वालिटी हेल्थ सर्विस प्रदान करना, साथ ही सरकार के साथ हमेशा इन मसलों पर बातचीत करना। एक ढंग से ये ट्रेड यूनियन केवल अधिकारों के लिए नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य सेवा को गुणवत्तापूर्ण बनाने के उद्देश्य से बनाया गया है। जी, जैसा कि आपने भी बताया कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का उद्देश्य है सभी को किफ़ायती और सुलभ स्वास्थ्य प्रदान करना। तो इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए, इस लक्ष्य की सफल पूर्ति के लिए क्या कुछ प्रावधान है? देखिए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूरे देश में ब्रांचेज हैं और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अपने चिकित्सकों के भी ज्ञान को अपडेट करते रहता है। लगातार से हर ब्रांच में CME किया जाता है, कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन। डॉक्टर कॉलेज से बाहर जाने के बाद भी महीना में कम से कम कुछ घंटे जो हैं वो अपना अपडेट करने में लगाते हैं। उसके बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कई ढंग की योजनाएं बनाई हैं। सबसे महत्वपूर्ण योजना, अब पुनः बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, वो आओ गाँव चले हैं। कि हमारे चिकित्सक जो हैं, जो 80% चिकित्सक शहरों में अभी भी रहते हैं और 80% जनता गांव में रहती है, तो उनके पास कैसे स्वास्थ्य सेवा मौजूद हो, उसको पूरा करने के लिए ये योजना बनाई गई है। दूसरी बात जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन करती है, वो मेडिकल एजुकेशन में रिसर्च का, और मेडिकल एजुकेशन में रिसर्च के साथ साथ डॉक्टरों को की शिक्षा को उन्नत करने का। उसके लिए आपने जैसा कहा कि मैं मेडिकल जर्नल का, बिहार के मेडिकल जर्नल का जो 97 वर्ष में पूरा कर चुका है, उसका मैं एडिटर हूँ। और ये विभिन्न विषयों पर ये पत्रिका जो है वो डॉक्टरों का जो शोध है उसको ये प्रकाशित करता है और डॉक्टरों में शोध को बढ़ाने की प्रक्रिया करता है। क्योंकि ये जो चिकित्सा क्षेत्र है वो हमेशा अगर गुणवत्ता में उच्चतर नहीं होता है तो हम पिछड़ जाएंगे, दुनिया के स्वास्थ्य सेवा में हम पिछड़ जाएंगे और हम लोगों को नई नई ज्ञान से, नई नई स्वास्थ्य सेवाओं से अवगत नहीं करा पाएंगे। जी, जैसे कि अभी आपने बताया कि अगर IMA को आगे बात करें तो इसके द्वारा कई अभियान चलाया जाता है और आपने भी जिक्र किया कि आओ गांव चले कार्यक्रम। ये किस प्रकार इस पे कार्य किया जा रहा है कि और किस प्रकार लोगों को, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, हर सुलभ स्वास्थ्य की सुविधा प्रदान की जा रही है? बिल्कुल सही आपने कहा। हम चिकित्सकों को ज़्यादा से ज़्यादा जागृत करते हैं कि आप शहरों में, अब जो है शहरों में डॉक्टरों की कोई कमी नहीं है, ओवर सैचुरेटेड है शहरों के अस्पताल में। और यहाँ आप रहेंगे तो जो आप टारगेट आपका है कि गाँव में कि लोगों की हम स्वास्थ्य सेवा में मदद करें, वो पूरा नहीं होगा। आप गाँवों की ओर रुख करें। और मैं तो अपने बारे में आपको बता दूं कि मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद जो गांव में पैदा हुआ हूं, गांव में बहुत दिनों तक काम किया हूं और शिक्षा भी मेरी गांव में हुई है, प्राथमिक और सेकेंडरी एजुकेशन। हमको गांव से बहुत प्यार रहा शुरू से ही, इसलिए मैंने जो पहली पोस्टिंग गांव में हुई उसी के अराउंड गाँव में जो मैं काम करता रहा। और कभी भी मैं शहर में प्रैक्टिस करने का रुख उन ज़माने में नहीं किया। अब भले ही उम्र के इस पड़ाव पर मैं शहर में रहने लगा हूँ, लेकिन आज भी प्रतिदिन गांव में जाता हूँ और मेरा टारगेट है गांव के लोग। तो हम लोग इसी ढंग से प्रेरित करते हैं। और जिस समय हम लोग गांव में गए थे, बहुत से डॉक्टर गांव में गए थे और बहुत से डॉक्टरों ने अपना घर बनाया गांव में, और वो गांव में बस करके सरकार ने भी पैरेलल गाँव में अस्पताल खोले हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, NRHM के अंदर में CSC सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, गाँव में सुविधाएँ बढ़ाई हैं। चिकित्सकों को सरकार वहाँ पोस्टिंग भी कर रही है। हम लोग सरकार से कहते हैं कि चिकित्सक को जो गाँव में जाते हैं उनको अतिरिक्त सुविधा दीजिए, क्योंकि आपका जो NRHM का रिकमेंडेशन भी है वो कुछ अतिरिक्त इंसेंटिव और एमिनिटीज़ देने की है। उसके बिना अब डॉक्टर वहाँ जाएगा। आज के ज़माने में हर आदमी अपने बच्चे, परिवार सबके चाहते हैं कि प्रगति हो, वो अपनी भी प्रगति चाहते हैं और अपनी प्रगति के लिए वो गांव से शहर भाग आते हैं। तो गाँव में ही अगर वो प्रगति मिले, गाँव में ही इनके रहने से उनके परिवार का मतलब उच्चतर स्तर पर जाने की इच्छा पूरी हो, तो निश्चित तौर से वो गाँव में रहेंगे। बिल्कुल सही ढंग से 2005 में
NRHM ने कहा था कि गांव में काम करने वाले चिकित्सकों को शहरों के डॉक्टरों की अपेक्षा 30% ज़्यादा रिन्यूमरेशन मिलना चाहिए। गांव में काम करने वाले चिकित्सकों को उनके परिवार वाले को, खासकर अगर उसकी पत्नी डॉक्टर हो तो उसका भी वहीं पर पोस्टिंग होनी चाहिए, और पत्नी अगर दूसरे विधा में है तो उसके लायक भी सेवा वहाँ पर उपाय करना चाहिए, जिससे कि परिवार के साथ डॉक्टर वहाँ रहे। उनके बच्चों को, गांव में रहने वाले डॉक्टरों को मेडिकल इंस्टीट्यूशन में, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन में जहाँ वो पढ़ना चाहें, कुछ % सीट जो है रिजर्व कीजिए, क्योंकि एक स्वास्थ्य जो है इतना इम्पॉर्टेंट है कि डॉक्टरों को गांव में रखने के लिए इंसेंटिव देना, और जहां वो रहते हैं उनके पास आवास की सुविधा देना। आज के ज़माने में गांवों में भी हर सुविधा दी जा सकती है जो शहरों में मिलता है, क्योंकि ये साइंस का काफ़ी विकास हो चुका है। और हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति थे अब्दुल कलाम साहब, वो गांवों में अर्बन सुविधाएं प्रदान करना, इसको लेकर के उनका बहुत ही बड़ा ध्यान था कि वहीं पर आज टेलीविज़न देख रहे हैं, गाँवों में है, इंटरनेट है, अगर स्कूल्स भी वहाँ अच्छे हो जाएं, वहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं भी अच्छी हो जाएं, डॉक्टरों को भी स्वास्थ्य सुविधाओं की ज़रूरत होती है, और उनका ही अस्पताल उन्नत कर दिया जाए तो न केवल दूसरे की सेवा करेंगे बल्कि उनको भी गाँव में रहने का में कोई असुविधा नहीं होगी, उनके परिवार को असुविधा नहीं होगी। तो इन चीज़ों के लिए गाँवों में जाने के लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आवाज़ न केवल अपने सदस्यों में उठाता है बल्कि सरकार को भी बताता है कि गाँव में किस प्रकार स्वास्थ्य सुविधा को आप ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। जी, बहुत ही अच्छी पहल है आओ गाँव चले कार्यक्रम। इसके तहत जो भी इसके उद्देश्य है वो भी बहुत ही अच्छे हैं। अगर बात करें छात्र छात्राओं की, बिहार के किसी भी क्षेत्र में पहले के मुताबिक आज के कंपैरिजन में जो ब्रेन ड्रेन हुआ करते थे वो कम हो चुके हैं। अब छात्र अपने ही प्रदेश में पढ़ना चाह रहे हैं, पढ़ लिख कर कुछ बनना चाह रहे हैं। अगर मेडिकल क्षेत्र की बात करें तो आपके मुताबिक और क्या क्या नए प्रावधान या क्या क्या नई नई चीज़ें लानी चाहिए ताकि जो थोड़ा बहुत भी ब्रेन ड्रेन है वो भी ना के बराबर हो सके? ब्रेन ड्रेन जो मेडिकल क्षेत्र में होता है उसका मूल कारण होता है कि जहाँ पर के वो बच्चे हैं, जहाँ जिस इलाके के, उस इलाके में उनके काम को, वो जिसको कहते हैं जॉब सेटिस्फैक्शन, वो जॉब सेटिस्फैक्शन जब नहीं होगा और उनको उचित सुविधाएं नहीं दी जाएंगी तो निश्चित तौर से वो वहाँ जाना चाहेंगे। कहावत है ना, वाटर सीक्स इट्स ओन लेवल, तो वो वहाँ जाना चाहेंगे जहाँ पर ये चीज़ें मौजूद हैं। हमारे राज्य में मेडिकल इंस्टीट्यूशंस कम थे, फिर भी हमारे जो चिकित्सक यहाँ बने यहाँ पर वो काफ़ी दूर दूर तक गए, इंग्लैंड, अमेरिका। आज भी आप इंग्लैंड में चले जाएं तो बिहारी डॉक्टरों की संख्या, अमेरिका में भी चले जाएं तो बिहारी डॉक्टरों की संख्या बहुत ज़्यादा है। और वहाँ के डॉक्टरों के मामले में बता दूं कि ये इतना कठिन पेशा है कि जो समृद्ध देश के बच्चे हैं वो डॉक्टर बनने में हिचकिचाते हैं, और वहाँ पर हमारे देश के जो डॉक्टर हैं वो चूँकि एक मेहनतकश हैं, वो वहाँ जा कर के वो अपना झंडा गाड़ देते हैं और काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो चूँकि सुविधाएं वहाँ मिली इसलिए वहाँ चले गए। अगर अपने राज्य में उनकी सुविधाएं बढ़ा दें, अगर अपने राज्य में ऐसे इंस्टीट्यूशंस खोले जाएं, क्योंकि एक इंडिविजुअल बहुत कुछ इंस्टीट्यूशन नहीं खोल सकता है, उसके लिए पैसा चाहिए, और पैसा या तो सरकार के पास है या जो बिजनेस पे लोग हैं उनके पास है। आज आप देख रहे हैं कि अपने देश में बहुत से कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं, तो कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स में बहुत सी चीज़ें जो है आम जनता उसको पसंद नहीं करती है, हम लोग पसंद नहीं करते। फिर भी कॉरपोरेट हॉस्पिटल ही ऐसा है जो आधुनिकतम मशीनों को अपने अस्पताल में, आधुनिक चिकित्सा तकनीक को अपने यहाँ ले आता है। तो ऐसी स्थिति में उन डॉक्टरों को जो बाहर में ट्रेनिंग लिए हैं, जो ज़्यादा हमारे यहाँ अच्छे ढंग से स्वास्थ्य सेवा दे सकते हैं, उनको काम करने का वर्क सेटिस्फैक्शन मिलता है। और गवर्नमेंट को भी चाहिए, क्योंकि कोई भी प्राइवेट, कभी भी कॉरपोरेट सेक्टर पूरे देश के हर आदमी के स्वास्थ्य सेवा को अच्छा नहीं कर सकता है। इसलिए उसको ज़रूरी है कि सरकार भी अपने अस्पतालों को उस स्तर में उन्नत करे, और ऐसा हो सकता है। आप अगर साउथ में जाएं तो तमिलनाडु में, केरल आदि में, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, वहाँ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कई गुना बेहतर हैं हमारे राज्य के। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जिससे ब्रेन ड्रेन को रोका जाता है, रुका भी है। पटना में बाहर में काम करने वाले, विदेश में काम करने वाले डॉक्टर पटना बहुत बड़ी संख्या में आए हैं। अजय जी, जैसा कि कहते हैं कि जब भी अगर हमारे लक्ष्य का अगर वो सामाजिक जिम्मेदारियों से जुड़ा होता है तो बेशक उसका सफ़र भी आसान नहीं होता है। ऐसे में मेडिकल क्षेत्र जो होता है वो सामाजिक जिम्मेदारियों से ही जुड़ा होता है। तो बिहार में मेडिकल क्षेत्र की क्या कुछ चुनौतियाँ हैं? देखिए, पिछले कुछ दिनों से
जिस प्रकार अगर स्वास्थ्य सेवा का यहाँ प्रसार हुआ है और उन्नत होने की कोशिश हुई है, उसके बीच में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ भी पैदा हुई हैं जिनको सुधारने की ज़रूरत है। सरकार से हमें उम्मीद है। ये केवल बिहार की ही समस्या नहीं, पूरे देश की समस्या है, पूरे विश्व की समस्या है। लोगों का मेडिकल साइंस से एक्सपेक्टेशंस बढ़ गए हैं और एक्सपेक्टेशन बढ़ने पर लोग सोचते हैं कि शायद किसी बीमारी में उनकी मौत नहीं होनी चाहिए, हर बीमारी ठीक हो जानी चाहिए। इतने के बावजूद भी साइंस बहुत आगे बढ़ गया है, आदमी को जीवन दान दिया जा रहा है, लेकिन उसके बीच में भी अभी बहुत सी चुनौतियाँ हैं ऐसी जिनको हमें पूरा करना है। तो लोग इस प्रदेश में वो लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं और डॉक्टरों के ऊपर हिंसा की घटनाएं बढ़ी हैं। तो आज सरकार से आईएमए उम्मीद रखता है कि इसका, जैसे एपिडेमिक के समय में जब एपिडेमिक इतना महत्वपूर्ण था कि सरकार ने उस समय समझा था इस बात को कि डॉक्टरों के ऊपर जो हिंसा की घटनाएं होंगी तो कोविड से लोगों को कौन बचाएगा, क्योंकि कोविड में इलाज करना तो अपने आप को आहुति देने के बराबर था। बहुत सारे डॉक्टर हमारे उस पीरियड में आम लोगों की अपेक्षा परसेंटेज जो था डॉक्टरों का मरने का, आम लोगों की अपेक्षा जितने संख्या में डॉक्टर हैं और काम कर रहे थे वो काफ़ी दुगने संख्या में वो मरे। अगर 1 लाख में इतने आम आदमी मरे तो उससे ज़्यादा डॉक्टर लोग मरे। तो ऐसे स्थिति में उन्होंने एक बहुत सख्त कानून बनाया था एपिडेमिक डिजीज को में समय में सुरक्षा के लिए। फिर वो एपिडेमिक ख़त्म हुआ, उसके बाद वो कानून चला गया। हम डॉक्टरों की मांग है कि आप कानून निश्चित तौर से किसी हिंसा को रोकने के लिए सामाजिक जागरूकता के साथ साथ सख्त कानून की भी ज़रूरत है। जैसे महिला के ऊपर हिंसा, शेड्यूल कास्ट के ऊपर हिंसा, इसके लिए बहुत सख्त कानून बने हुए हैं। उसी ढंग से बनाया हुआ हम लोग कानून मांग रहे हैं। जो केंद्र सरकार एपिडेमिक डिजीज के समय में जो सख्त कानून बनाई थी वो पूरे देश में उसको वो स्वरूप दे और साथ साथ सीआरपीसी में उसको डाल दे। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि चिकित्सकों की सुरक्षा जो है वो केवल उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा नहीं है। किसी अस्पताल पर आप हमला करते हैं तो वहाँ जो इलाज होता है जिन लोगों का, सारे लोग प्रभावित हो जाते हैं, स्वास्थ्य सेवा प्रभावित हो जाती है। पूरे देश में आज डरे हुए हैं डॉक्टर। और जो ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा के लिए मैंने आपको कहा था कि बहुत से डॉक्टर गाँवों में जाकर रहने लगे, बसने लगे। मैं कई ऐसे लेडी डॉक्टर को जानता हूं। आज गांव में डॉक्टर गए हैं लेकिन लेडी डॉक्टर्स को वहां जाने में और रहने में अब बहुत बड़ी असुविधा है। कई डॉक्टरों को जानता हूं जिनके अस्पताल में गांवों में तोड़फोड़ हुआ, उनके हिंसा हुई। सरकार की तो हर तरह की, सरकार तो हमेशा से हमें हर तरह की सुविधा प्रदान करती है। ये लोगों की सोचे जिसे उजागर करने की तो कानून की जरूरत है ना, सख्त कानून की जरूरत है। एक तो वो है हमारा पहलू। दूसरा, सरकार को जो एक जैसे जैसे अस्पताल बढ़ते हैं और प्राइवेट अस्पताल बढ़ते हैं उन पर नकेल कसने के लिए, नकेल वर्ड मैं इसलिए कहता हूँ कि सरकार यूज़ करती है, उनको कानून के दायरे में रखने के लिए। उनको ऐसा नहीं कि मनमौजी हो जाए, मनमानी करें। बहुत बार आप सुनते होंगे कि फलाना अस्पताल में मनमानी अस्पताल में पैसा लिया जाता है, बहुत जगह जाने की सुविधा नहीं दी जाती है। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए सरकार ने क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट बनाया। तो इन्होंने ऐसा बना दिया इनके जो केवल कॉरपोरेट उसका पालन कर सकते हैं, आम अस्पताल जो हैं, छोटे अस्पताल जो हैं उतनी सुविधाएं नहीं दे सकते हैं, तो उनका रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगा परमानेंट। तो हम लोग सरकार से प्रयत्नशील हैं कि इन अस्पतालों को जो है वो के लिए अलग से कानून, शहर और व्यवहारिक कानून बनाया जाए। और अगर आप उच्च स्तर के अस्पताल जो हैं उन पर सख्त कानून रखते हैं तो कोई हर्ज नहीं है। तो आईएमए का पूरे देश में ये भी एक प्रयास है। आईएमए का एक बहुत बड़ा प्रयास है जो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करेगा हमारे स्वास्थ्य सेवा को। वो है, हम आयुर्वेद का इज्जत करते हैं, हम होम्योपैथी की इज्जत करते हैं, हम उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। मॉडर्न मेडिसिन में बहुत चीज़ें आयुर्वेद से ली गई हैं, बहुत चीज़ें होम्योपैथी से ली गई हैं, बहुत चीज़ें सिद्धा से ली गई हैं। योगा को हम लोग अपनाते हैं, योगा को भी अपनाते हैं हम लोग। योगा है हम लोगों को कहते हैं, लेकिन उसकी शिक्षा जो है पद्धति और हमारी शिक्षा पद्धति बिल्कुल अलग है। हमारा फार्माकोपिया अलग है। और सरकार अगर हमारे मेडिकल कॉलेजों में अगर होम्योपैथी की पढ़ाई शुरू कर दे, आयुष की पढ़ाई शुरू कर दे, तो मॉडर्न मेडिसिन इतना वास्ट है कि इसी को पढ़ने में तो जीवन हम लोगों का अंत हो जाता है पढ़ते पढ़ते। और अगर आप उसमें मिक्स कीजिएगा तो हम कहीं कोई भी डॉक्टर नहीं रह जाएंगे, खिचड़ी हो जाएंगे। और हमारा जो पूरे विश्व में जो डॉक्टरों का, इंडिया के डॉक्टरों का जो इज्जत है, बिहार के डॉक्टरों का इज्जत है, कहीं कोई लेगा ही नहीं।
सर ऐसे भी सिर्फ मेडिकल क्षेत्र में नहीं सर, किसी भी चीज़ में अगर आप पढ़ते तो किसी एक चीज़ को ही फोकस करके आगे बढ़ने की कोशिश बिल्कुल सही करनी आपने चाहिए, और वो लोग करते भी हैं। अगर सर बात करें अगर चुनौतियों की, तो जो सबसे बड़ी चुनौती लोगों के सामने है वो है अवेयरनेस की। कहते हैं ना कि अवेयरनेस इज़ बेटर दैन क्योर। लोगों के पास जानकारी नहीं है, तो मतलब किस प्रकार लोगों को जो भी नई नई चीज़ें आ रही हैं उन तक पहुंचाया जाए, उसके लिए एक सशक्त माध्यम है द जर्नल मेडिसिन्स, द पटना जनरल मेडिसिन्स। इसमें आप बतौर एडिटर के पद पर पदस्थापित भी हैं, तो इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं जब से एडिटर बना हूँ मेरा प्रयास यही हो रहा है कि चूँकि जर्नल ऑफ मेडिसिन बेसिकली एक साइंटिफिक जर्नल है, तो साइंटिफिक जर्नल में हम आम लोगों के लिए तो वो नहीं है, वो है डॉक्टरों के लिए। इसलिए डॉक्टरों के विभिन्न डिपार्टमेंट्स जो हैं उनमें जो मोस्ट मॉडर्न ज्ञान आ गया है, रिसर्च हो रहा है, और हम अपने डॉक्टरों में जो रिसर्च हो रहा है उनके आर्टिकल्स को छापते हैं, तो वो उसका वो पहलू है। लेकिन साथ साथ वो चूँकि ऑर्गन है हमारा आईएमए का, इसलिए उसके माध्यम से हम कोशिश करते हैं कि डॉक्टरों को कैसे गाँवों में या शहरों में, मैं तो सच्ची बात कह रहा हूँ आपको कि आप बहुत पढ़े हुए हो सकते हैं, आपका ज्ञान और बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन हेल्थ के क्षेत्र में फिर भी जिस चीज़ को हम नहीं जानते हैं अंदर तक, और उनको हमको ज्ञान नहीं दिया गया है, निश्चित तौर से हम अंधे हैं, हमारे ज्ञान नहीं भी हो सकते हैं। तो हम पढ़े लिखे लोगों के बीच में भी और गाँव के लोगों के बीच में एक बीमारी, अगर किसी एक बीमारी को आप लीजिए, थोड़ी देर के लीजिए, टाइफाइड को लीजिए, आज मेडिकल साइंस उसको भी बहुत कम कर दिया है। कोलरा को लीजिए, एक ज़माने में कितने लोग कोलरा से मर जाते थे, अगर हमारे विज्ञान ने उसको बहुत, हमारे मेडिकल साइंस ने बहुत कम कर दिया है। लेकिन लोगों को क्यों कम कर दिया? क्योंकि हमने सरकार को भी कहा और आम लोगों को भी कहा कि आप पानी जो पिएं, और ख़ासकर वैसे मौसम में जिस समय बरसात हो या जिस समय गंदगी बढ़ने की गुंजाइश हो, बहुत हीट भी जब होता है तो पानी कुओं में और नदी नालों में, नदी में पानी घट जाता है स्वच्छ नदी से। अगर आप वो पानी उस समय पीते हैं तो आपको पानी से जनित जितनी बीमारियां हैं वो आपकी बढ़ जाएंगी। लोगों ने अपने यहाँ चापाकल लगवाया, चापाकल के फिर उसके बावजूद हम लोग कहते हैं कि चापाकल के भी पानी जो है खास खास समयों में आप उबाल कर पिएँ जिसमें बरसात हो, जिससे कि आपको टाइफाइड, कोलरा आदि की बीमारियाँ काफ़ी घट गई हैं। उसके साथ साथ मलेरिया से कैसे बचें, अभी आप देख रहे हैं डेंगू कितने लोगों को जान ले रहा है, तो डेंगू के समय में लगातार हमारी कोशिश रहती है कि हम लोगों को बतावें। आप घर बनाएंगे ही, पहले खपरेल घर था, आप छत बना रहे हैं, छत पर आप निर्माण कार्य कर रहे हैं, आपके छोटे छोटे बाल्टी और बर्तन होंगे जिसमें पानी आधा रह जाता है, वहाँ पर वो जो डेंगू के मच्छर हैं पनपते हैं। आपके इर्द गिर्द में जो तालाब है, आपके इर्द गिर्द में जो गड्ढे हैं उसमें मलेरिया के मच्छर पनपते हैं। तो ऐसे समय में उन लोगों को उस जगह जो है, और मच्छर के से बचने के लिए मच्छरदानी के प्रयोग से आप बहुत बीमारियों से बच सकते हैं। तो इन चीज़ों से बीमारियों को होने पर इलाज करना, ये तो हमारा काम है ही। लेकिन बहुत बड़ी संख्या में अगर हम केवल उनको शुद्ध पानी पीने के लिए, अच्छा खाना खाने के लिए, बैलेंस डाइट लेने के लिए, प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने के लिए खाने में, इन चीज़ों को अगर कहते हैं, व्यायाम के प्रति अगर जागरूक करते हैं, अगर सुबह में आधे घंटे इसे लेकर 45 मिनट तक आप व्यायाम चल लेते हैं, केवल वॉकिंग करते हैं, तो बहुत सी जो बीमारियां हैं उनसे अगर हो भी गई हैं उनको कम कर सकते हैं या होने से रोक सकते हैं। नमक की मात्रा कम खाने से, ये आज हम लोगों में थायराइड कितना बड़ा प्रॉब्लम हो गया है, तो थायराइड में प्रॉब्लम में ये आधुनिक सभ्यता जनित भी ये बढ़ते जा रहा है, क्योंकि पानी हम पीते हैं स्वच्छ पानी, आजकल आरओ का पानी पीते हैं ज़्यादातर लोग शहर में, लेकिन आरओ के पानी जो है वो आरओ में बिल्कुल जो उसका जो बहुत सारे एलिमेंट्स होता है जो वो सब को मुक्त कर देता है वो। तो आपको जो है इलेक्ट्रोलाइट उसमें रहने चाहिए, उसमें बहुत से एलिमेंट्स रहने चाहिए जो हमारे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। तो आयोडीन, जैसे आपने आयोडीन की भी कमी हो जाती है, फिर बाद में हाइपोथायरॉयडिज्म हुआ। आज बहुत बड़ी संख्या में लोग इससे ग्रसित हैं। तो इन चीज़ों को अगर हम प्रिवेंशन को के बारे में लगातार स्वास्थ्य मेला लगा करके या गांव-गांव में, खासकर स्कूलों में बच्चों में ही इस चीज़ को इनकलकेट करना चाहिए। हम लोग जब पढ़ते थे तो साइंस वाले को तो पढ़ाया ही जाता था, जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स भी थे उनको EPH की पढ़ाई होती थी, एलिमेंट्री फिजियोलॉजी एंड हाइजीन। उसमें बहुत सी बीमारियां जो हैं उनको कैसे बचा जाए उसी समय बता दिया जाता था। राज्य में उस ज़माने में पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूट खोले गए थे, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूट
हर ज़िले में होना चाहिए। और इन चीज़ों के लिए डॉक्टर होना ज़रूरी नहीं है। इन चीज़ों को आप अमेरिका में चले जाएं, आप सिंपल ग्रेजुएट भी हैं, एमए भी हैं, आप भी पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूट में बीमारियों की रोकथाम के बारे में बीमारियों और रिसर्च कर सकते हैं। तो ये हमारे देश में भी डॉक्टरों की संख्या कम है और इलाज में ही बीमारियां इतनी ज़्यादा हैं कि उनसे उनको बाहर निकालना संभव नहीं है। तो पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूट्स की ज़्यादा संख्या बढ़ाई जाए, जिससे कि आम लोग भी जो है वो कैसे जन स्वास्थ्य बढ़े और कैसे प्रिवेंटिव मेडिसिन और प्रोमोटिव मेडिसिन, दो वर्ड हम लोग यूज करते हैं। प्रिवेंटिव मतलब क्या नहीं, क्या रोका जाए, और प्रोमोटिव है कि क्या किया जाए, जैसे व्यायाम आदि है, एक्सरसाइज है। और उसे आप खाली व्यायाम ही करते हैं तो कहाँ व्यायाम को रोक देना है। आप देख रहे हैं आजकल व्यायाम करते करते हार्ट अटैक हो रहा है। तो व्यायाम के भी मामले में डॉक्टरों की सलाह लेनी जरूरी है, वहाँ भी डॉक्टरों को सलाह देना होगा। बहुत चीज़ें हैं जो इतना बड़ा क्षेत्र है ये, शिक्षा और स्वास्थ्य का कोई लिमिट नहीं है, और इन दोनों के बिना कोई जीवन नहीं है। ये बात को समझ लिए। शिक्षा और स्वास्थ्य का अरब कंट्रीज में पैसा जो है लोगों के खान पान के लिए इतना तेल है कि वहाँ पैसा सबको एक ढंग से बुझे के अलावेंसेज के रूप में मिल जाता है। एम्प्लॉयमेंट की उतनी कोई कमी नहीं है उस मामले में। लेकिन अगर शिक्षा और स्वास्थ्य पर वो ध्यान नहीं देंगे तो वो पिछड़ जाएंगे। बिल्कुल। बाकी में से किसी भी उन्नत देश के लिए, किसी भी प्रगतिशील देश के लिए बहुत ज़रूरी है कि वहाँ के शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य पे काम किया जाए। सर, जैसे कि आपकी कई आर्टिकल्स भी प्रकाशित है, मुख्यतः किन विषयों पर आधारित होती हैं? देखिए, मेरा रिसर्च जो हमारे पोस्ट ग्रेजुएशन में था, जो इंटरनेशनल मैगजीन में भी निकला, वो था ब्लड प्रेशर के ऊपर में। हाइपरटेंशन में सोडियम पोटेशियम का क्या रोल है, उस पर मैंने उस पेशाब में कितना आता है सोडियम पोटेशियम, उससे कैसे हम हाइपरटेंशन को रेगुलेट कर सकते हैं, यही विषय था। और पद्मश्री डॉक्टर सीपी ठाकुर हमारे गाइड थे, उन्हीं के अंतर्गत में वो रिसर्च हुआ था और इंटरनेशनल मैगजीन में भी वो छपा था। उसके बावजूद भी मैं कई अखबारों में मेरा प्रिवेंटिव मेडिसिन पर, प्रोमोटिव मेडिसिन पर वक्तव्य आता है। और साथ साथ चूँकि मैं ट्रेड यूनियन से जुड़ा रहा काफ़ी वर्षों से, हेल्थ सर्विसेज एसोसिएशन बिहार का मैं अध्यक्ष था, मैं बिहार IMA का अध्यक्ष था कुछ दिन पहले तक। तो इन कारणों से मेरा जो अखबारों में निकला है, कई अखबारों में मेरा जो लेख निकला है, वो बिहार की स्वास्थ्य सेवा, और उसमें भी मैं यही चीज़ को एम्फेसाइज किया हूँ कि प्रिवेंटिव प्रोमोटिव हेल्थ वो प्राइमरी हेल्थ है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लगाना चाहिए। और सेकेंडरी हेल्थ जो है के साथ साथ टर्शियरी हेल्थ भी है, वो हर आदमी को ज़रूरत है। टर्शियरी हेल्थ में आज कोई भी आदमी प्लास्टिक सर्जरी से डिनाई नहीं कर सकता है, क्योंकि हर आदमी अच्छा दिखना भी चाहता है। तो प्लास्टिक सर्जरी का रोल वहाँ आ जाएगा। यूरोलॉजी के प्रॉब्लम्स हैं, नेफ्रोलॉजी के प्रॉब्लम्स हैं, किडनी की बीमारियाँ बहुत बढ़ रही हैं, हृदय रोग की बीमारियाँ बढ़ रही हैं। तो सारे स्पेशलिटीज़ के बारे में वो उन लोगों को ज्ञान होना लोगों को ज़रूरी है। जैसा आपने कहा, अवेयरनेस एक होगा, और दूसरा हम अपने डॉक्टरों को ज़्यादा इक्विप करें ज्ञान से, जिससे वो बढ़ाया जा सके। तो लोग शारीरिक पीड़ा से ज़्यादा मानसिक पीड़ा से ग्रसित हैं, ऐसे में इसके क्या कुछ मूल्य कारण है और किस प्रकार इससे बचा जा सकता है? देखिए, मैं फिजिशियन हूँ, जनरल मेडिसिन। उसके बावजूद मैंने देखा कि जो हमारे पास रोगी आते हैं, और ये डाटा भी है, रिसर्च का डाटा भी है, कि जितने रोगी हमारे पास आते हैं उनमें से 40% जो हैं उनकी समस्याएं शारीरिक के बजाय मानसिक होती हैं। और ये जो डाटा है उसके मुताबिक, रिसर्च डाटा है कि अस्पतालों में जो रोगी आउटडोर में आते हैं, खासकर मेडिसिन डिपार्टमेंट के या अन्य सभी विभागों के, इवन ऑर्थोपेडिक्स के, इवन गायनी के, इवन सर्जरी के, 25% रोगी तो निश्चित तौर से वो मनोरोग से लिंक्ड है। या तो उनकी शारीरिक बीमारियों के साथ मनोरोग है या स्वतंत्र रूप से मनोरोग है। और मनोरोग का ये आपको डाटा मैंने बताया कि विश्व में विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है सबसे बड़ा नियामक है हम लोगों के हेल्थ का। विश्व स्वास्थ्य ने जो संगठन ने जो हेल्थ की परिभाषा दी है, उसमें है कि उसको शारीरिक रूप से तो स्वस्थ होना ही चाहिए। कोई बीमारी जैसे ब्लड प्रेशर जैसे ये, वो भी एक स्वस्थता है। उसके अलावा मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और सामाजिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। लोग सोचते हैं कि नहीं, हमको कोई बीमारी नहीं है, हमको ब्लड प्रेशर नहीं है, हमको डायबिटीज़ नहीं है, हमको ये नहीं है, हम तो एकदम ठीक है, ओबेस नहीं है, हम चलते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन पाया गया है
कि अच्छे परिवार के लोग भी और सामान्य परिवार के लोग भी, गरीब परिवार के लोग भी, सबों के बीच में मन की बीमारियां काफ़ी व्याप्त हैं। एक डाटा जो निम्हांस ने किया उसके मुताबिक आज से 8-10 साल पहले जो डाटा आया उसमें 12% लोग मनोरोग, आम आबादी का 12% लोग पाए गए मनोरोग से ग्रसित। कोई ना कोई मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम है। मैंने उस बात को समझना पड़ेगा। और जबकि सब लोग नहीं बताते हैं अपनी समस्याओं को, तो अगर उसको बढ़ा के देखा जाए उस स्थिति से तो 20% लोगों को माना जाता है। और पूरी दुनिया में मनोरोग के कारण जितनी समस्याएं हो रही हैं, अगर उसको देखा जाए, लोगों का जो वर्किंग आवर्स जो घट जाता है, मान लिया आप किसी एक मनोरोग से ग्रसित हैं, आप काम करने की इच्छा खत्म हो जाएगी, काम नहीं करेंगे, काम धीमे करेंगे, किसी ढंग से मजबूरी में करेंगे, तो जो समय का जो क्षय होता है, आर्थिक नुकसान होता है, वो माना गया है कि जितनी बीमारियां महत्वपूर्ण बीमारियां हैं सबको भी जोड़ दिया जाए तो मनोरोग के कारण ज़्यादा नुकसान होता है आदमी को। मनोरोग के आप जानते हैं बहुत से कॉमन है जो बहुत से लोग पहचान ही नहीं पाते हैं। इवन बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स भी पुराने ज़माने में इस पर ध्यान नहीं देते थे, अब जो है इस पर ध्यान दिया जाने लगा है। लोगों को बताया जा रहा है कि आप शरीर से स्वस्थ हैं, लेकिन आपको हो सकता है काम करने में मन नहीं लग रहा हो, आप उदास बैठे घर में रहते हो, आपको यहाँ तक भी हो सकता है कि आप इतने उदास हों, जो पहले जो काम करते थे, सिनेमा देखते थे, टीवी देखते थे, परिवार के साथ घूमते थे, वो ख़त्म हो गया हो आपको, और आप जो है कहीं काम में जाना नहीं चाहते हैं, आपको आत्महत्या का भी इच्छा हो सकती है आपसे आप। और बहुत ताकत, ऐसी बात नहीं है कि उसके लिए कमज़ोर माइंड का होना ज़रूरी है, लोग गलतफहमी में है। मजबूत माइंड के लोग भी जो होते हैं, जो काफ़ी पढ़े लिखे होते हैं, उनमें भी ये पाया जाता है। और कितना ख़राब चीज़ है ये कि हमारे बच्चे बचपन से ही मनोरोग की लक्षण दिखाई देने लगते हैं, और ख़ासकर युवाओं में बहुत ज़्यादा, और वही विकसित होकर के ज़्यादा एज में जो है वो बहुत ख़राब रूप ले लेता है। युवाओं में मनोरोग का ये प्रॉब्लम है, डिप्रेशन खास करके, एंजाइटी खास करके, इनके कारण, डिप्रेशन के कारण जो आत्महत्याएं आप जो देख रहे हैं उसमें 50% से ज़्यादा कारण डिप्रेशन है। और ये बच्चे बिहार, हिंदुस्तान में सारी दुनिया में की अपेक्षा ज़्यादा आत्महत्या होते हैं। इंडिया को आत्महत्या की राजधानी मानी जाती है पूरी दुनिया में, और 15 से लेकर 29 वर्ष की उम्र के आयु में सबसे बड़ा मृत्यु का कारण आत्महत्या माना गया है। 15 से 29 में भी और 15 से 39 में भी ये जो है आत्महत्या, इतनी आत्महत्या इस देश में होती है। अगर मनोरोग जैसे सब्जेक्ट को हम लोग सही ढंग से एड्रेस नहीं करेंगे तो ये आत्महत्याएं और बढ़ेंगी, और समाज जो है हमारा वो बहुत, ये बड़े बड़े आपने देखा कि जो आदमी बिल्कुल सक्षम है, बहुत बड़े होटल्स का, चेन्स ऑफ फूड चेन्स का जो है मालिक है, जिसको कोई कमी नहीं है दुनिया में, आज ही हमने आत्महत्या के बारे में देखा कि हथुआ परिवार का एक सदस्य जो है वो गोली मार करके अपनी आत्महत्या कर ली। तो सर, जो भी ये परेशानियां हो रही हैं हमें, जैसे कि कहते थे कि हमारी जो जीवन शैली है कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, या कह सकते हैं कि हमारा जो स्वास्थ्य पूरी तरीके से हमारे जीवन शैली पर निर्भर करता है। तो ऐसे में हमें मानसिक या चाहे शारीरिक पीड़ा से निजात पाने के लिए हमारी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, हमें किन किन आदतों को शामिल करना चाहिए? जीवन शैली के बारे में मैं बताऊंगा। एक बात और बता देता हूं कि अवेयरनेस ऑफ मेंटल हेल्थ के लिए ही मैं काम कर रहा हूं, और इतना ज़्यादा मेरा इसमें जोर है कि जब मेरा पुत्र पढ़ रहा था एम्स नई दिल्ली में और सब्जेक्ट की पूछ रहा था कि पीजी में क्या लें, तो हमसे पूछा, हमने कहा कि मनोरोग ले लो, इसलिए कि आने वाले समय में इसकी समस्या और बढ़ेगी। और न केवल उसको मैंने मनोरोग में स्पेशलिस्ट बनाया, बल्कि वो आज दिल्ली छोड़कर पटना में वो काम कर रहा है मेरे साथ। तो मनोरोग एक ऐसी चीज़ है कि उसके लिए एक तो यहाँ पर बहुत डॉक्टर्स कम हैं, और बीमारी के डॉक्टर बहुत हैं, लेकिन मनोरोग के डॉक्टर बहुत कम हैं। इवन जितनी ज़रूरत है उसका 10% है। तो आम डॉक्टरों को भी मनोरोग की ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत है। जैसे एज ए फिजिशियन मैंने CIP रांची से एक कोर्स किया मनोरोग के ऊपर में, कम्युनिटी मेंटल हेल्थ पर, उसे डॉक्टरों को दिया जा रहा है, और हर अस्पताल में मनोरोग के बारे में भी सोचा जा रहा है, अब सरकार भी सोच रही है। तो आपने अब आई बात की जीवन शैली में, जीवन शैली भी मनोरोग पर बहुत कुछ निर्भर करता है। मनोरोग जो है
वो जीवन शैली को प्रभावित करता है और जीवन शैली के कारण मनोरोग प्रभावित होता है। हम लोग मनोरोग के रोगियों को साइकोथेरेपी की बात कहते हैं, जाके काउंसलिंग कराओ। काउंसलिंग के साथ साथ, लेकिन केवल काउंसलिंग से नहीं होगा, काउंसलिंग के साथ बीमारियां इस ढंग से घट जाती हैं ये मनोरोग कि आपको कुछ दवाएं भी खानी पड़ेंगी। हो सकता है कुछ भी बीमारियों में दवाएं आपको जीवन भर भी खानी पड़े, कोई बात नहीं है। ब्लड प्रेशर की दवा जीवन भर खाते हैं ना, हार्ट के रोग की दवा खाते हैं ना, और अगर आप उसी से खुश रहते हैं, आप शरीर से, आपने पूछा था कि खुश रहना कितना जरूरी है। मनोरोग की चिकित्सा खुश रहने के लिए जरूरी है। मैंने पाया है अपने अनुसंधान में कि सामान्य बीमारियों से हम लोग किसी को ठीक कर देते हैं, तब भी वो बहुत खुश नहीं रहता है। खुश रहने के लिए ज़रूरी है कि उसके अंदर में कोई मानसिक रोग के तत्व हैं, अगर उसको दूर कर दिया जाए, तब वो आदमी में खुशी दिखाई देगी और वो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन होगा जिस दिन वो खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहेगा। और ये रहे तो हम लोग जो अवेयरनेस फैलाना हमारे लिए मनोरोग के लिए ज़रूरी है। मनोरोग के चिकित्सकों के पास लोगों को जाना चाहिए। और कोई टैबू है, आपको मैं बता दूं, आप मेरे यहाँ आप चले आएंगे एज ए फिजिशियन, लेकिन मनोरोग कहा जाए कि आप इसके लिए जाके मनोचिकित्सक से मिलें, तो वो कहेगा मुझे मेरा दिमाग खराब है क्या, मैं पागल हो गया हूँ क्या। आप जानते हैं पागल शब्द जुड़ा हुआ है जरूर, पागल शब्द मात्र, पागल रोगी जो होता है मनोरोग में, पागल किसी को कहना गलत है। पागल रोगी मात्र 0.3%। अब सोचिए 100 व्यक्ति अगर मनोरोग के समस्याओं से ग्रसित है, जैसे डिप्रेशन है, जैसे एंजाइटी है, जैसे ओसीडी है, जैसे इंसोम्निया है, जैसे फूड डिसऑर्डर्स है, फूड हैबिट्स में भी आप देखते होंगे बहुत से लोग खाने के वक्त में उनका कोई अनुशासन नहीं रहता है और वो खाते चले जाते हैं या नहीं खाते हैं, बिल्कुल नहीं खाते हैं। बहुत सी लड़कियां जो हैं वो नहीं खाती हैं, उनके मन में घूमते रहता है कि मैं मोटी हो जाऊंगी। तो वो होता है, उल्टी करती हैं, इतना तक होता है कि खाना खा भी ली तो उल्टी करके अपने शरीर में कैलोरी को घटा लेती हैं। ये भी एक बीमारी का रूप है। तो इन चीज़ों को अगर इन बीमारियों को अगर दूर न करते हैं, अगर उनको एड्रेस नहीं करते हैं, तो आप खुश नहीं रह सकते हैं। और खुश नहीं रहेंगे तो बहुत सी शारीरिक बीमारियां भी हो जाएंगी, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और बहुत सी बीमारियां, एंजाइटी, सब जुड़ा हुआ है, एंजाइटी से जुड़ा हुआ है। मतलब बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जो अगर सामान्य बीमारियां हैं तो उसके साथ मनोरोग हो जाएगा, मनोरोग की बीमारियों के साथ सामान्य बीमारियां बढ़ने की चांस है। तो खुश रहने के लिए बुनियादी चीज़ है कि शारीरिक स्वास्थ्य के साथ मानसिक, और मैंने जो सामाजिक स्वास्थ्य बोला था आपको, वो भी बहुत महत्व है। मान लिया आप मानसिक रूप से भी सही हैं, लेकिन फिर भी आप समाज के लोगों के बीच में नहीं जाते हैं, घर में बगल में किसी की मृत्यु हो गई, आपके घर में किसी की मृत्यु हो गई और आप वहाँ नहीं जाना चाहते हैं, तो ये भी एक स्वास्थ्य का परेशानी माना जाता है। कहते हैं सर कि अगर आपको कोई शारीरिक पीड़ा, अगर आप सोच से सही हैं, सोच से अगर आप सकारात्मक है तो आप बहुत जल्द ठीक हो जाते हैं। अजय जी, जैसा कि समय की कमी होने की वजह से आपसे और भी अभी मतलब बातचीत को विराम देना पड़ेगा, चलते चलते 2 शब्दों में हमारे दर्शकों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं कहूँगा यही कि आप शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तीनों रूप से स्वस्थ होने के लिए आप जो है, जो उसके विशेषज्ञ हैं, आपको कोई भी परेशानी शारीरिक हो, मानसिक हो या सामाजिक हो, आप डॉक्टरों से मिलें। और एक और बात जाते जाते कि आप नीम हकीमों से इलाज नहीं करावें, जिनको कोई भी ज्ञान नहीं है साइंस का, उनसे इलाज नहीं कराएं। ठीक है अजय जी, यहाँ पर आए, इतना कीमती समय अपना दिया और इतनी अच्छी बातें हमारे दर्शकों के साथ साझा की, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। तो दर्शकों, ये थे हमारे आज के विशेष मेहमान, द पटना जर्नल ऑफ मेडिसिन के एडिटर डॉक्टर अजय कुमार, साथ ही साथ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के उप वाइस प्रेसिडेंट आप कह सकते हैं, और साथ ही साथ एक्शन कमेटी के कन्वेनर डॉक्टर अजय कुमार, जिनसे हमने बहुत सारी बातचीत की। इसी के साथ वक्त हो चला आपको बताने का कि हमारा आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा, जिसके लिए ज़रूरी आपको हमारा पता नोट करना। और हमारा पता है निदेशक डीडी बिहार दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001, और हमारा ईमेल है डायरेक्टर ddkpatna@gmail.com।